हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो यार आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ वापस। देखिए इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो भारत का इतिहास है, जो हमारी सीरीज चली है भारत का इतिहास। इसमें हम लोग मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, जिसमें हमने तुगलक वंश से स्टार्ट करा था। तुगलक वंश में हमने गयासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सारे फैक्ट क्लियर कर दिए थे। आज हमारा जो अगला शासक होगा तुगलक वंश का, वो होगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो फिरोज तुगलक के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे उनको हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फिरोज तुगलक की बात करें तो इसका जो शासनकाल चलता है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, बेसिकली ये किसका भाई होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है। ठीक है, एमबीटी का चचेरा भाई होता है फिरोज तुगलक। 1351 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। ठीक है, अब देखिए जो तुगलक वंश का संस्थापक था कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, इसका एक भाई होता है रजब। कौन होता है? रजब होता है। तो जो फिरोज तुगलक था ये क्या था? रजब का बेटा था। ठीक है, रजब का बेटा था फिरोज तुगलक, जो किसका भाई था? गयासुद्दीन तुगलक का। और जो मोहम्मद बिन तुगलक होता है ये किसका बेटा होता है? ये होता है गयासुद्दीन तुगलक का। तो इस तरीके से ये लोग क्या होते हैं? चचेरे भाई होते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद हम लोग बात करें फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कितने बार होता है? 2 बार होता है। देखिए जो पहली बार होता है ये थट्टा नामक जगह पर होता है, जो सिंध में पड़ता था। ठीक है, सिंध में पड़ता था थट्टा नामक जगह, यहाँ पर इसका राज्याभिषेक होता है। बाद में जो इसका राज्याभिषेक होता है वो दिल्ली आकर होता है। ठीक है, तो 2 बार राज्याभिषेक किस किस का हुआ था? फिरोज तुगलक का हुआ था। एक हम लोग बाद में मुगलों में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फिरोज तुगलक की एक पुस्तक है, एक बुक है। बेसिकली बोले तो इसकी आत्मकथा है, फतूहत ए फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, फतूहत ए फिरोज शाही के नाम से इसकी क्या है? एक आत्मकथा है, एक पुस्तक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसका राज्याभिषेक कितने बार हुआ था? 2 बार हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर देखिए सैन्य अभियान में इसको कैसे असफलताएं मिली थी। आपने इससे पहले एमबीटी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। वो एक क्या था? महान शासक हुआ करता था अपने टाइम पर, और काफ़ी ज़्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे साक्षर सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, और काफ़ी सारे उसने अभियान करे थे। ठीक है, और काफ़ी सारे अभियान उसने जीते भी थे। ठीक है, जिसमें आपने खुरासान का अभियान भी पढ़ा होगा। तो वैसे ही इसका जो चचेरा भाई था फिरोज तुगलक, इसने भी काफ़ी सारे अभियान करे, लेकिन इसके अभियान क्या रहे? काफ़ी सारे अभियान असफल रहे। ठीक है, अब देखिए इसके जो अभियान असफल हुए उसका कारण क्या हुआ करता था? ठीक है, असफल होने का कारण क्या था इसका? जो भी इसके अभियान थे, ये असफल होने के जो कारण थे बेसिकली वो था वेतन। ठीक है, अब जो सैनिक होते थे इसके, सैनिकों को वेतन की जगह ये क्या दिया करता था? जागीरें दिया करता था। ठीक है, जागीरें दिया करता था। जागीरें बेसिकली इनको उस टाइम पे बोला जाता था वजह। ठीक है, वजह वजह बोला जाता था जागीरों को। अब यार वेतन की जगह ये जागीर दे देगा उनको, तो कहाँ उनको मज़ा आएगा सैनिकों को ना। तो इसी वजह से इसके सैन्य अभियान असफल हो रहे थे। ठीक है, जागीर दिया करता था, जागीरों को उस टाइम पे वजह कहा गया। ठीक है, और जो वजह का मालिक हुआ करता था उसको वजहदार बोला गया था। ठीक है, और जो दूसरा जो इसका कारण था, इसने सैनिकों को क्या कहा था? सैनिकों को कहा था कि अगर तुम लोग जैसे कहीं भी लड़ाई होती है, कहीं भी अभियान होता है, तो जो सैनिक हुआ करते थे उस टाइम पे फिरोज तुगलक के, इसने अपने सैनिकों को बोला अगर तुम लोग नहीं आ सकते तो अपने जगह अपने प्रतिनिधियों को भेजो, यानी अपने भी जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको अपनी जगह युद्ध में भेज दो। तो इस तरीके से तो हो नहीं पाएगा। अब जो सैनिक हैं वो ट्रेंड हैं, उन्होंने काफ़ी सारे युद्ध लड़े हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करी है, तो वो युद्ध लड़ते हैं। अब कोई सैनिक है वो अपने चाचा भतीजा, अपने मामा फूफा, किसी को भी भेज देगा युद्ध में, तो वो तो लड़ नहीं पाएंगे। तो जिस कारण इसके सैन्य अभियान क्या रहे? असफल रहे। ठीक है, इसने क्या कहा? सैनिकों को अपने प्रतिनिधियों को क्या करो? युद्ध में भेजो, जिस कारण इसके सैन्य अभियान क्या रहे? असफल रहे। तो ये इसके असफल रहने के कारण थे। इसके बाद कुछ और फैक्ट देखेंगे। इसने क्या करा था? 24 करों को समाप्त करके 4 कर जारी रखे थे। ठीक है, उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे 24 कर हुआ करते थे, तो इसने क्या करे? सारे कर को समाप्त कर दिया और सिर्फ 4 कर ही इसने क्या करे? जारी रखे थे, जो बेसिकली अरबों के टाइम से चले आ रहे थे। जजिया, जकात, खम्स, खराज। ठीक है, जजिया, जकात, खम्स, खराज, ये मुख्य रूप से 4 कर हुआ करते थे उस टाइम पे, तो यही इसने रखे, बाकी सारे खत्म कर दिए। अब देखिए जो जजिया कर हुआ करता था ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था,
और जो वृद्ध लोग होते थे, ठीक है, बूढ़े लोग होते थे और जो ब्राह्मण लोग होते थे, इनसे नहीं लिया जाता था। बाकी सब से लिया जाता था, जितने भी हिंदू होते थे, यानी गैर मुसलमान बोले तो मुसलमानों को छोड़कर जितने भी धर्म वाले लोग थे सब से लिया जाता था। मुसलमानों से, बुढ़ों से, बूढ़ों से और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। तो इसने क्या कर दिया, जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, ठीक है। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिर इसके बाद देखिए जो जकात हुआ करता था, ये धनी मुसलमानों पर लगाया जाता था। जो खम्स होता था ये युद्ध में लूटा हुआ धन होता था। जो खराज होता था, ये बेसिकली भूमि कर हुआ करता था। अब देखिए भूमि कर, जैसे जितनी भी उपज है, मान लिया जाए 100% उपज में से अगर हिंदुओं से या फिर अन्य धर्मों से 50% लेते हैं तो मुसलमानों से इसका आधा लिया जाता था, मतलब 25% ही मुसलमानों से। अगर हिंदुओं से 80% ले रहे हैं तो मुसलमानों से सिर्फ 40% लेंगे। वैसे अगर हिंदुओं से पूरा 100 का 100% लेंगे तो मुसलमानों से सिर्फ 50% लेंगे। तो बेसिकली जो भूमि कर हुआ करता था, खराज, ये हिंदुओं के लिए पूरा हुआ करता था और हिंदुओं का आधा किसको देना पड़ता था, मुसलमानों को। उसरु, इसको उसरु बोला जाता था, ठीक है। जो उसरु हुआ करता था ये मुसलमानों के लिए था, जो आधा हुआ करता था, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसने मुसलमानों को हज यात्रा पर राजकीय खर्चे पर भेजा था। जितने भी मुसलमान हुआ करते थे, जो भी उस टाइम पे हज यात्रा जाते थे, उसने क्या करा था, अपने राजकीय खर्चे पर उनको हज यात्रा के लिए भेजा था। इसने खुद को खलीफा या नायाब कहा था, ठीक है। खुद को क्या मानता था ये, खलीफा मानता था और नायाब कहा था इसने खुद को। फिर देखिए इसने एक पद बनाया था जो बोला जाता था दीवाने खैरात। ये क्या होता था, मुफ्त में मुस्लिम लड़कियों एवं विधवाओं को, विधवा जो महिलाएं होती थी उनको पेंशन दिया करता था, ठीक है। दीवाने खैरात क्या हुआ करता था, मुस्लिम लड़कियों और विधवाओं को पेंशन दिया करता था। फिर इसके बाद देखिए जो खलीफा द्वारा एक उपाधि मिली थी इसको, कासिम अमीर उल मोमिन की, ठीक है। कासिर अमीर उल मोमिन की इसको क्या मिली थी, एक उपाधि मिली थी खलीफा के द्वारा। अब इसने क्या करा था, काफ़ी सारे मंदिरों को इसने तोड़ा था, जिनमें एक मंदिर था जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी में स्थित है, ठीक है। पुरी ओडिशा में स्थित है जगन्नाथ पुरी का मंदिर। तो इसने जगन्नाथ पुरी में जो स्थित मंदिर है जगन्नाथ का, ये इसने क्या करा था, तोड़ा था। और ज्वाला देवी मंदिर जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये मंदिर भी इसने क्या करा था, तोड़ा था, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हमने पढ़ा था कि नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था। वैसे ही इसने भी नहरों का निर्माण करा। इसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करा, जिसमें इसने 5 नहरों का निर्माण करा था, ठीक है। और इसने रोजगार कार्यालय भी खोला, जिसमें इसने मुफ्त अस्पताल, जिसको दार उल सफ़ा कहा जाता था, ठीक है। दारुल सफ़ा उसको कहा जाता था, जो मुफ्त अस्पताल इसने खोला था, ठीक है। अब देखिए इसने क्या करा, सबसे ज़्यादा दास या गुलाम रखे, ठीक है। सबसे ज़्यादा दास और गुलाम रखे। इसने कितने रखे, 1,80,000, ठीक है। 1,80,000 दास और गुलाम रखे थे इसने। और इनकी देखभाल के लिए इसने एक पद बनाया था जिसको बोला जाता था दीवाने बंदगान, ठीक है। दीवाने बंदगान नामक इसने एक पद बनाया था, जो रोजगार कार्यालय होता था, ठीक है, बेसिकली उस टाइम पे। तो उसमें इसने क्या करा था, दीवाने बंदगान, जो क्या करता था, 1,80,000 दास सैनिकों या फिर गुलामों की क्या करता था, देखभाल करता था, ठीक है। अब देखिए दीवाने बंदगान के लिए इसने एक रोजगार कार्यालय खोला था, ठीक है। रोजगार कार्यालय खोला था जिसमें इसने 300 नगरों की स्थापना करी थी। क्या करी थी, 300 नगरों की स्थापना करी थी, जिनमें प्रमुख नगर कौन कौन से थे, जौनपुर नगर था, फतेहाबाद था और फिरोजाबाद और हिसार। ये सारे नगरों की स्थापना करी थी इसने रोजगार कार्यालय के अंतर्गत। अब देखिए इसने 1,80,000 दासों को तो रख लिया और दीवाने बंदगान की स्थापना भी कर दी, लेकिन अब 1,80,000 जो दास थे इनको पालेगा कैसे, इनका खाना पीना कैसे होगा। तो इन्हीं के रोजगार के लिए इसने 300 नगरों की स्थापना करी कि तुम काम भी करो और दास प्रथा का जो भी काम होता है वो भी करो, ठीक है। रोजगार कार्यालय के अंतर्गत ही इसने एक और चीज़ करी थी। इसने क्या करी थी, एक सिंचाई कर हुआ करता था उस टाइम पे, ये सिंचाई कर इसने लगा दिया, जिसको बोला जाता था नक्की ए सर्ब। क्या बोला जाता था, नक्की ए सर्ब बोला जाता था, जो उपज का 1/10 भाग होता था, यानी 10% हुआ करता था नक्की ए सर्ब, ठीक है। ये सिंचाई कर हुआ करता था बेसिकली। इसने क्या करा था, अशोक के 2 स्तंभों को खिजराबाद तथा मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था। अब देखिए जो अशोक के स्तंभ थे उनमें से एक स्तंभ खिजराबाद में था, दूसरा स्तंभ मेरठ में था। तो ये दोनों स्तंभों को लाकर इसने दिल्ली में स्थापित कर दिया था, ठीक है। और इसने क्या करा था, जो जियाउद्दीन बर्नी था तथा शमशेर सिराज था,
इनको अफीम को अपना संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, इन दोनों को, जियाउद्दीन बर्नी शमशेर सिराज अफीम को इसने क्या करा था, अपना संरक्षण प्रदान करा था। ठीक है, इसके बाद देखिए चांदी एवं तांबे के मिश्रण से इसने सिक्के जारी करे थे। ठीक है, तांबे और जो चांदी और तांबे होते थे इनके मिश्रण से जो निर्मित सिक्के होते थे ये इसने जारी करे थे। इनको अद्धा और विख नाम इसने दिया था। ठीक है, अद्धा और विख नाम से इनको जाना जाता था। फिर देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और अन्य फैक्ट हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब देखिए फिरोज शाह तुगलक के काल में एक निर्मित मकबरा है जिसको खान-ए जहां तेलंगानी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, खान-ए जहां तेलंगानी के नाम से इसको जाना जाता है, जो फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित मकबरा था। अब ये जो खान-ए जहां तेलंगानी है इसकी तुलना करी जाती है जेरूसलम के उमर के मस्जिद से। ठीक है, जेरूसलम का जो उमर का मस्जिद है इससे इसकी क्या करी जाती है, तुलना करी जाती है। फिरोज शाह तुगलक ने क्या करा, कोटला फिरोज शाही दुर्ग का निर्माण करा था दिल्ली में। ठीक है, कोटला फिरोज शाही दुर्ग का निर्माण इसने क्या करा था, दिल्ली में करा था। अब देखिए इसकी मृत्यु हो जाती है सितंबर 1388 ईस्वी में। ठीक है, 1388 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कौन बैठता है, अगला शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद बैठता है। ठीक है, ये अंतिम शासक होता है नसीरुद्दीन मोहम्मद। देखिए नसीरुद्दीन महमूद होता है जो ये 1388 से लेकर 1414 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ करता था। और इसी के समय क्या हुआ था, तैमूर लंग का आक्रमण होता है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत पर क्या होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। देखिए इसके टाइम पीरियड पर क्या हुआ था, इसके टाइम पीरियड पर मलिक कुसरकर की उपाधि धारण करके एक हिजड़ा हुआ करता था, मलिक सरवर। ठीक है, मलिक सरवर ने मलिक कुसरकर की उपाधि धारण करके जौनपुर में एक क्या करा, स्वतंत्र राज्य बनाया था। ठीक है, जौनपुर में एक क्या बनाया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, एक हिजड़ा हुआ करता था मलिक सरवर जिसका नाम था, इसने मलिक कुसरकर की कुसरसक की उपाधि धारण करके क्या करी, जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो ये अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके बाद जो नसरुद्दीन महमूद होता है इसकी हत्या कौन कर देता है, तैमूर लंग कर देता है। ठीक है, इसकी हत्या कर देता है तैमूर लंग इसकी हत्या कर देता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम तक क्या हो जाता है, तैमूर लंग का यहाँ पर शासन हो जाता है। लेकिन उसके बाद एक व्यक्ति होता है खिज्र खान नाम से। ठीक है, कौन होता है, खिज्र खान नाम से एक व्यक्ति आता है जो क्या करता है, सैयद वंश की यहाँ पर स्थापना करता है। ठीक है, सैयद वंश की स्थापना करता है जो बेसिकली क्या हुआ करता था, तैमूर लंग का सेनापति हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग सैयद वंश पढ़ेंगे। छोटा सा वंश है जिसमें कुछ ही शासक होंगे। इनका जो शासनकाल रहता है 37 वर्षों का। दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम टाइम तक इनका शासनकाल था। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश और लोधी वंश, इनको हम लोग एक ही वीडियो में करेंगे। आज हमारा कम्प्लीटली तुगलक वंश खत्म हो जाता है। होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।